चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 में जो भी ज्योग्राफी रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे ना, भूगोल से रिलेटेड, वो क्लास में पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम ऑनलाइन माध्यम से करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से मैप और बाकी चीज़ें दिखेंगी, इसलिए हम लोग ऑनलाइन माध्यम से इसको कवर करेंगे। चलिए। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, बचपन में भी आपने ग्लोब देखा होगा, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफिस में या अपने घर के अंदर भी कई लोगों पे इस तरह का ग्लोब आपने देखा होगा, ठीक है। तो इस ग्लोब में जैसे ये वाला जो पार्ट है वो इंडिया है, और इसी ग्लोब को, ये क्या है, सर्कुलर डिजाइन। अब इसको जब हम फ्लैट डिजाइन में चेंज कर देंगे, इसी सेम सर्कुलर को फ्लैट में कर देंगे, तो हमें पूरा वर्ड इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रोजेक्शंस होते हैं। हमें पूरे जो ग्लोबल मैप है उसको हम किस तरह से देखते हैं, और एक्चुअल में जो पृथ्वी का आकार है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। इस शेप को हम लोग बोलते हैं जियोइड शेप। जियोइड यानी अर्थ लाइक शेप, ठीक। तो ये बेसिक थोड़ा सा हो गया। फिर इसके बाद देखो, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें अलग अलग कॉन्टिनेंट्स देखने को मिलेंगे। एशिया है, फिर ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, फिर साउथ अमेरिका है, फिर हमारा यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है। कितने हो गए? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, और ये सातवां जो है अंटार्कटिका। तो 7 कॉन्टिनेंट्स हमको देखने को मिलते हैं। फिर इसके साथ देखो, तो ये हमारा क्या है, पैसिफिक ओशन है। चूंकि ये इक्वेटर के नीचे है इसलिए साउथ पैसिफिक ओशन है, और ये इक्वेटर के ऊपर है इसलिए इस पैसिफिक ओशन को हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ पैसिफिक ओशन, जो कि हमारा साउथ अमेरिका के लेफ्ट में आ रहा है। जबकि इसके साउथ अमेरिका के राइट में देखोगे तो अटलांटिक ओशन आ रहा है, इक्वेटर के नीचे है इसलिए इसको हम साउथ अटलांटिक ओशन बोलते हैं। और ये इक्वेटर के ऊपर है तो ये अटलांटिक ओशन है और नॉर्थ अटलांटिक ओशन है। फिर हमारा ये एक इंडियन ओशन है, ठीक है। क्लियर? तो ये सारे जो हैं, हमें अलग अलग ओशंस के बारे में भी पता होना चाहिए। एक मोटा मोटा में 7 कॉन्टिनेंट्स और डिफरेंट ओशन और सी, ठीक। अब देखो, ये क्या कहलाता है, अरेबियन सी। ये क्या, इंडिया के बगल में जो इंडिया के राइट में है वो बे ऑफ बंगाल, ठीक है। और ये पर्सियन गल्फ कहलाता है, ये रेड सी कहलाता है, ये मेडिटेरियन सी कहलाता है। तो ये ज्योग्राफी का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। अब आते हैं, आगे चलते हैं। तो ये जो है हमारा एक तरह से फिजिकल मैप हो गया कि अमेरिका कहाँ है, कौन सा माउंटेन है, कौन सी चीज है। तो ये एक फिजिकल मैप है। इसी तरह पॉलिटिकल मैप होता है। तो पॉलिटिकल मैप का मतलब उसमें अलग अलग कंट्रीज क्या है, उनकी कैपिटल्स क्या है, ठीक है। तो वहां पे पॉलिटिकल मैप में ये चीजें बताई जाती हैं। अब आते हैं इसको, अब हमें जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है पॉलिटेक्निक के सिलेबस में उससे कोरिलेट करते हैं। तो जो हमारा ये फिजिकल मैप है इसको अब हम टेक्टोनिक प्लेट के नजरिए से देखेंगे। तो हमें जो टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं, ये दो तरह के टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं। पहला होता है मेजर प्लेट और एक होता है माइनर प्लेट। तो माइनर प्लेट हमें काम का नहीं है, क्योंकि हम ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है, हमें पॉलिटेक्निक का सिलेबस कवर करना है, तो हम मेजर प्लेट पे ही फोकस करेंगे। तो हमारा मेजर प्लेट कौन कौन से हो जाएंगे, ये हमारी अरेबियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट है, नाजका प्लेट है। तो नाजका प्लेट देखोगे ये ओशन के अंदर है, ये ओशन के अंदर है, और ये क्या है, टेरिस्टोरियल प्लेट है, यानी जमीन पे है, ठीक। ये कोकोज प्लेट है, पैसिफिक प्लेट है। इसमें हमारा मेजर और माइनर दोनों में बताते हैं। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट है, फिलीपीन प्लेट है, पैसिफिक प्लेट है, और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। तो इसमें कुल मिला के एक मोटा मोटा आपको प्लेट का आइडिया होना चाहिए। प्लेट होता क्या है, प्लेट ये समझ लो, इस तरह से हम समझ लें कि जो हमारा ये वर्ड है, इसमें दो चीजें हैं, या तो पानी है या तो लैंड है, या तो लैंड है या तो वाटर, ओशन में वाटर है। तो इस लैंड जो है एक हमारा एक प्लेट की तरह बिहेव करेगा, ठीक। और ये दूसरे वाले प्लेट से जहां जुड़ा रहेगा, यहाँ पे एक बाउंड्री बन रही है। उसी तरह जो वाटर है, वाटर क्या होगा, एक प्लेट होगा,
और इस प्लेट के ऊपर क्या है, वाटर है, इस प्लेट के ऊपर वाटर है। इस वाले प्लेट, लैंड वाला जो प्लेट होगा उस पे क्या होगा, लैंड के ऊपर लैंड होगा, यानी सॉइल होगा। तो इस तरह से दो तरह के प्लेट्स हैं, ओशियानिक प्लेट और हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ प्लेट। तो उतने डिटेल में उतना घुस के मैं वो टर्म मैं नहीं यूज कर रहा हूँ, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ। ज्योग्राफी के टर्म में इसको बोल देंगे ओशियानिक प्लेट, और इसको बोल देंगे कॉन्टिनेंटल प्लेट। बट ये आपको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अब इसमें दो चीजें आती हैं। जो हमारा प्रेजेंट वर्ड है, प्रेजेंट वर्ड में क्या है, ये हमारा अंटार्कटिका है, ठीक। ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है, ये हमारा अफ्रीका है, ये साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये हमारा यूरोप है, ठीक है। और ये हमारा एशिया है। सात हो गए। लेकिन ये जो प्रेजेंट का वर्ड है, ये ऐसा कभी था नहीं। सबसे पहले क्या था, सबसे पहले पैंजिया था, ठीक। पैंजिया मतलब एक बड़ा सा बिग लैंड मास, जमीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा था, और साथ में पानी था, पैंथिया सी था। तो ये जो पैंजिया था, ये पहले क्या हुआ, ये ब्रेक हुआ यहाँ से, मान लो यहाँ से ये ब्रेक हुआ, तो किसमें टूटा, पहला टूटा लॉरेशिया में, दूसरा टूटा गोंडवाना में। तो ये जो पैंथालसा सी था, उसका कुछ पार्ट जब ये टूट रहा था, तो इसका कुछ पार्ट इन दोनों के बीच में आ गया। तो ये जो सी कहलाई, पैंथालसा सी नहीं कहलाएगी, इसको अब हम बोलेंगे टेथिस सी। क्या बोलेंगे, टेथिस सी, ठीक है। तो जो हमारा पैंजिया था वो किसमें टूटा, लॉरेशिया और गोंडवाना। चलो, फिर समय बीता, समय बीता तो फिर क्या हुआ, लॉरेशिया अपने में ये आपस में ब्रेक करेगा, ठीक। गोंडवाना भी इसी तरह कई टुकड़ों में टूटेगा। इस तरह से जब ये टूटेंगे, तो क्या होगा, नॉर्थ अमेरिका अलग बनेगा, यूरेशिया अलग बनेगा, इंडिया अलग बनेगा, अफ्रीका अलग बनेगा, और साउथ अमेरिका अलग बनेगा, अंटार्कटिका अलग बनेगा, ऑस्ट्रेलिया अलग बनेगा। तो ये धीरे धीरे कितने में टूट गया, जो लॉरेशिया और गोंडवाना थे, एक, दो, ठीक है, तीन, चार, पांच, छह, इंडिया मतलब एशिया हो गया, और ये सात, सेवन कॉन्टिनेंट्स में टूट गया। और जो कि आज के प्रेजेंट वर्ल्ड ज्योग्राफी को दर्शाता है। तो ये अलग अलग चीजों में टूट गया। तो इस तरह से हमारा आज का जो प्रेजेंट वर्ल्ड है, वो इस तरह से दिखता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो करंट अफेयर्स में हो रहा है, अफ्रीका में तुम यहाँ देखोगे, ये जो ईस्टर्न साइड है, यहाँ पे फिर से क्रैक आ रहा है, यहाँ से बहुत बड़ा क्रैक आ रहा है। कुछ सालों बाद, यानी 100, 150, 500 साल बाद, अफ्रीका का फिर से ये टुकड़ा अलग हो जाएगा। अफ्रीका का ये टुकड़ा फिर से अलग हो जाएगा। तो यानी जो वैगनर का प्रोपोजिशन था, वो आज भी सही है, ठीक है। तो पहले क्या था, पेंजिया था, ध्यान से देखो, पेंजिया टूटा लॉरेशिया में और गोंडवाना में। फिर लॉरेशिया गोंडवाना ये आपस में क्या हुए, ये अलग अलग टूटे। गोंडवाना से क्या क्या बना, साउथ अमेरिका बना, अफ्रीका बना, एशिया बना, ऑस्ट्रेलिया बना, और अंटार्कटिका बना। इससे क्या क्या बना, लॉरेशिया से नॉर्थ अमेरिका बना और यूरेशिया बना, ठीक है। 5 + 2 यानी इससे 5 बने, और इससे 2 बने। क्लियर। फिर तो जो पैंथालसा सी थी, वो ट्रांसफॉर्म हो गई टेथिस सी में। अब ये जो टेथिस सी है, ये आज के समय में कितने सी में ब्रेक हो गया, पैसिफिक ओशन हो गया, अलग अलग जगहों पे अटलांटिक हो गया, ठीक है। इसी तरह इंडियन ओशन हो गया, फिर अलग अलग सी हो गया, अरेबियन सी हो गया, साउथ चाइना सी हो गया, एटसेट्रा। तो यानी वाटर बॉडी भी अलग वे में ट्रांसफॉर्म होती गई है, पैंथेल्सा सी से टेथिस सी, टेथिस सी से आज के समय में कई ढेर सारे सी और ओशन देखने को मिलते हैं। तो ये ज्योग्राफी का एक मोटा मोटा कॉन्सेप्ट हमको समझ में आता है। अब देखो ध्यान से, जब ये ब्रेक हो रहा होगा, सोचो जब ये इधर टूट रहा है और ये इधर टूट रहा है, उसी तरह ये इधर टूट रहा है और ये इधर टूट रहा है, उसी तरह ये ऊपर की तरफ जाना चाह रहा है और ये नीचे की तरफ जाना चाह रहा है। अंटार्कटिका नीचे की तरफ जाना चाह रहा है, और जो ऑस्ट्रेलिया है वो इधर जाना चाह रहा है। तो यानी जब भी इस तरह से मूवमेंट्स होंगी, तो ये जो प्लेट्स बन रही हैं, इनके अंदर क्या होगा, टेंशन जनरेट होगा, ठीक। तो यानी क्या होंगी, या तो ये दूर दूर जाएंगी, देखो ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, या फिर दोनों साथ में आएंगी, दोनों साथ में आएंगी, या फिर ये इधर
की तरफ, और ये स्लाइड कर रही हैं। तो यानी अलग अलग प्लेट्स अलग अलग तरह से मूवमेंट कर रही हैं। तो इसमें होगा क्या, यहाँ पे जब होगा तो ये देख रहे हो यहाँ पे कुछ तो फॉल्ट्स जनरेट होंगे। तो ये क्या होगा, ये फॉल्ट बन रहा है, यानी फ्रैक्चर हो रहा है, स्मॉल फ्रैक्चर हो रहा है। अब सोचो सोचो, तुमने यहाँ एक घर बनाया हुआ है, तुमने यहाँ एक घर बनाया था इसी बाउंड्री पे, जहाँ पे फ्रैक्चर हो रहा है। तो इस घर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यानी यहाँ पे जमीन हिलेगी ना। जब जमीन हिलेगी तो उसी को क्या बोल देंगे, अर्थक्वेक। क्या कह देंगे, अर्थक्वेक, यानी भूकंप आ रहा है। क्या बोल देंगे, भूकंप आ रहा है। अब मान लो यहाँ पे जो जमीन के नीचे क्या होता है, लावा होता है, यानी एस्थेनोस्फेयर होता है। तो ये जो एस्थेनोस्फेयर है, इसके अंदर लावा होता है, मैग्मा या लावा। तो जैसे ही ये ओपन, यहाँ पे क्या हो रही है, ओपनिंग जनरेट हो रही है, ये क्या हो रही है, ओपनिंग जनरेट हो रही है। तो जैसे ही ये फटेगा तो नीचे से क्या निकलेगा, लावा निकलने लगेगा। जैसे ही लावा निकलने लगेगा, इसको हम क्या बोल देंगे, वोल्केनो। क्या बोल देंगे, वोल्केनो या ज्वालामुखी। ज्वालामुखी। तो हमने अर्थक्वेक समझा कि जब प्लेट्स अलग अलग जब हो रही थी या साथ में आ रही थी तो इस तरह से चीजें होंगी। अब देखो, मान लो यहाँ पे एक पहाड़ रहा हो, सपोज करो यहाँ पे एक ऐसे ऐसे पहाड़ रहा हो। तो जब जमीन नीचे से हिलेगी तो यहाँ पे क्या होगा, जो जमीन का ऊपर का पार्ट होगा, मान लो ये ऐसे पहाड़ था, ऐसे, जब जमीन नीचे से हिलेगी, जब यहाँ पे जमीन हिल रही है या टूट, ये इधर कोलैप्स कर रहा है, ये इधर कोलैप्स कर रहा है, तो ये जो यहाँ पे जो मिट्टी का ढेर है वो क्या होगा, नीचे आने लगेगा अंडर द ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी फील्ड में। तो इसको बोल देंगे लैंड स्लाइड। क्या बोल देंगे, लैंड स्लाइड, यानी भूस्खलन। भूस्खलन। समझ गए। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे जब फिर से ये जो गैप बन रहा है, ये मान लो जो गैप बना अभी, और यहाँ से एक नदी जा रही थी, मान लो नदी जा रही थी, और यहाँ पे भी एक क्रैक डेवलप कर गया, तो ये जो नदी का पानी है वो इधर डाइवर्ट हो जाएगा। जब पानी इधर डाइवर्ट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाटर एक्सेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाटर बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। तो इसको बोल देंगे फ्लड। क्या बोल देंगे, फ्लड, यानी बाढ़। बाढ़ आ गई। तो इस तरह से हम बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में एक ही डायग्राम से अलग अलग चीजों को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमारा कहाँ से ज्वालामुखी बन रही है, कहाँ से हमारा लैंडस्लाइड हो रहा है, कहाँ से हमारा अर्थक्वेक आ रहा है। ठीक है, कहाँ से हमारा बाढ़ आ रही है। इस तरह से हम अलग अलग चीजों को समझ सकते हैं। तो प्लेटों में क्या क्या चीजें हैं, एक तो या तो ये दूर जाए, ठीक है, अवे फ्रॉम ईच अदर, या फिर वो एक पास आए, कम नियर टू ईच अदर, या तो फिर वो फ्रिक्शन करे, या तो वो फ्रिक्शन करें या स्लाइड करें, स्लाइड करें। ठीक है, यही तीन पॉसिबिलिटी है। तो जब जब वो क्या होंगी, सेम आपस में क्लोज आएंगी, तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री। ये आपको पढ़ना नहीं है, बस मैं आपको उसका नाम दे दे रहा हूँ। और जब ये स्लाइड करें, जब ये स्लाइड करें या फ्रिक्शन करें, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। और जब ये अपोजिट दिशा में जाए, जब ये अपोजिट दिशा में मूवमेंट करेंगी, तो इसको बोलेंगे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। तो जब ये डाइवर्ज करेगा तो यहाँ से नीचे से क्या होगा, जो लावा होगा वो निकलेगा। जब लावा निकलेगा तो ज्वालामुखी आएगी। ठीक है। चलो, अब ये हमारा सिलेबस है। अब हम देखो, हमने अर्थक्वेक देखा, सुनामी सुनामी अभी देखेंगे, फ्लड समझा, लैंडस्लाइड समझ लिया। तो अभी अब हम एक एक करके चीजों को समझना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ डेटा देख लेते हैं। तो जो अर्थक्वेक है और इंडिया है, जैसे इंडिया को अगर हम देखें, ये इंडिया का मैप है, ये सदर्न रीजन है। ठीक है। ठीक। अब इंडिया का जो ये मैप है, यहाँ पे अलग अलग आपदाएं आती रहती हैं। तो ये जो इंडिया का मैप है, यहाँ पे अब हम पहले इसकी थोड़ा सा लोकेशन समझ जाते हैं। इधर हमारा क्या है, बे ऑफ बंगाल, जो कि पानी है।
ठीक, इधर क्या है, अरेबियन सी है। ठीक, यहाँ हमारा क्या है, हिमालय है, माउंटेन है यहाँ से यहाँ तक। और इधर क्या है, वेस्टर्न घाट्स हैं, पहाड़ हैं। ठीक, और ये क्या है, नॉर्दर्न प्लेन है, यहाँ पे गंगा यमुना का दोआब है। ठीक, तो अब देखो ध्यान से, जो ये वाला एरिया जो दोवाब रीजन है, यहाँ पे अगर बहुत ज्यादा मानसून में आएगा तो यहाँ पे कौन सा आपदा आएगी, यहाँ फ्लड आएगा, यहाँ फ्लड आएगा। वेस्टर्न घाट में मान लो जो हमारा मिट्टी है वो पहाड़ों पे से गिरने लगे तो यहाँ पे क्या होगा, लैंडस्लाइड आएगा। क्या आएगा, लैंडस्लाइड। या यहाँ पे भी पहाड़ है, नॉर्थ ईस्ट में भी पहाड़ है, बंगाल में दार्जिलिंग वाले एरिया में पहाड़ है, तो लैंडस्लाइड यहाँ हमको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे क्या है, ओशन है। ठीक, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, अगर प्रेशर सिस्टम चेंज होगा तो यहाँ हमको चक्रवात देखने को मिलेगा, चक्रवात यानी साइक्लोन। यहाँ हमें साइक्लोन देखने को मिलेगा। अब ये जो पूरा इंडिया है, ये 5 जोन में बांटा गया है। मान लो ये इसकी वल्नरेबिलिटी अलग होगी, यहाँ की वल्नरेबिलिटी अलग होगी। ठीक है, यहाँ की वल्नरेबिलिटी अलग होगी, और सदर्न इंडिया की वल्नरेबिलिटी अलग होगी, और ये जो हमारा नॉर्थ ईस्ट होगी इसकी वल्नरेबिलिटी अलग होगी। तो ये जो अलग अलग वल्नरेबिलिटी है किसके प्रति देखते हैं, भूकंप यानी अर्थक्वेक में हमने इंडिया को 5 जोन्स में बांट दिया है। ठीक है, और इसमें अलग अलग लेवल पे अलग अलग इंटेंसिटी का भूकंप आएगा। तो इस तरह से हम लोग मोटा मोटा ये देखने की कोशिश करते हैं। अगर सुनामी आना होगा तो सुनामी भी जो हमारा आया था पिछली बार, वो इधर से ही आया था। सुनामी जो होगा वो क्या होता है अभी हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो पहले समझ लो कि कौन सा एरिया किस आपदा के लिए ज्यादा प्रोन है। ठीक, तो हमने अर्थक्वेक समझ लिया। ठीक है, अर्थक्वेक इधर से आ सकता है, ये अलग, इस पे अलग आएगा, इस पे अलग आएगा, और इस पे अलग आएगा। तो इस तरह से हमने इंडिया में अलग अलग आपदाओं को देखा ध्यान से। ठीक है, सुनामी देखा, अर्थक्वेक देखा, लैंडस्लाइड देखा, चक्रवात देखा। ठीक है, चलो, फ्लड देखा। अब उसी तरह सूखा कहाँ पड़ता है, सूखा वाले मेजर जो रीजन्स हैं वो देखो। एक तो ये राजस्थान हो गया, ये महाराष्ट्र में जो विदर्भा रीजन है यहाँ पे सूखा पड़ता है, और ये तेलंगाना वाला जो रीजन है यहाँ पे सूखा पड़ता है। तो इसको हम बोलेंगे ड्राउट। ठीक, बंगाल में भी फेमाइन पड़ा हुआ है अंग्रेजों के जमाने में। तो एक हमने और जो देख लिया वो हो गया ड्राउट। तो इस तरह से अलग अलग आपदाएं इंडिया में होती हैं। तो इन आपदाओं में एक डेटा है, वो डेटा अगर हम समझ ले तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो सबसे पहला जो डेटा है अर्थक्वेक को लेकर, अर्थक्वेक मतलब भूकंप, भूकंप को लेके अगर हम देखें तो इंडिया में जो वल्नरेबिलिटी है वो 60% जो इंडिया है वो वहां पे भूकंप आ सकता है। और जब भुज अर्थक्वेक आया था 2003-4 के आसपास, तो इंडिया का 1% जीडीपी, 1% जीडीपी का नुकसान हुआ था। इंडिया में टोटल भूकंप कितने हैं, भूकंप क्षेत्र कितने हैं, कितने टाइप के, 5 जोन है। रिसेंट एग्जांपल देख लेते हैं, टर्की और सीरिया, टर्की और सीरिया और नेपाल और इंडिया, नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पे 2023 में आया हुआ था। उसी तरह अगर हम सुनामी की बात करें, अगर अब हम सुनामी की बात करते हैं, सुनामी की बात करें, जो इंडिया का कोस्ट लाइन है उसमें 75%, कोस्ट लाइन किसको बोलते हैं ध्यान से देखो, ये जो लाइन है, ये जो समुद्र वाला क्षेत्र है, ये पूरा, ये जो लाइन है इसको बोलते हैं कोस्ट लाइन। ठीक है, ये 7500 किलोमीटर लेंथ होती है इसकी। तो इंडिया की कोस्ट लाइन की जो लेंथ है 7512 किलोमीटर है। इसका 75%, 7512 का 75% जो एरिया है, वहां पे सुनामी आने की संभावनाएं बहुत ही ज्यादा है। जिसमें से भी ईस्टर्न कोस्ट पे जो वलरेबिलिटी है वो ज्यादा है, ईस्टर्न कोस्ट पे ज्यादा है एज कंपेयर टू वेस्टर्न कोस्ट। अभी तक केवल ईस्टर्न कोस्ट पे है। लेकिन फ्यूचर में क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इन सब की वजह से जलवायु परिवर्तन जब होगा तो हो सकता है फ्यूचर में वेस्टर्न कोस्ट पे भी हमारी सुनामी आए। ड्राउट की अगर हम बात करें तो ड्राउट मतलब सूखा, सूखा की अगर हम बात करें तो जो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन है उसका 40%, इंडिया की पॉपुलेशन मान लो 140 अरब है, इसका 40%।
ठीक है, 0.4 से मल्टीप्लाई कर दो। इतनी पॉपुलेशन सूखाग्रस्त हो सकती है, एक साथ नहीं होगी। कभी मध्य प्रदेश के लोग सूखाग्रसित हो गए, कभी बिहार के हो गए, कभी महाराष्ट्र के हो गए, कभी तमिलनाडु के हो गए, कभी आंध्रा के हो गए, कभी तेलंगाना के हो गए। तो इस तरह से अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों को सूखा का सामना करना पड़ सकता है। क्रॉप्ड एरिया की अगर हम बात करें, तो जो हमारा एग्रीकल्चर रीजन है, जहाँ पे भी हम एग्रीकल्चर करते हैं, उसका 70%, क्रॉप्ड एरिया का 70% सूखाग्रस्त होने की संभावना है। यानी पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, तो 140, जो हमारा करोड़ पॉपुलेशन है उसका 40% लोग सूखाग्रस्त हो सकते हैं। और जो क्रॉप्ड एरिया है, जहाँ पे हम एग्रीकल्चर करते हैं, उसका 70% जो एरिया है वो सूखाग्रस्त हो सकता है। ठीक है। अब इसका रिसेंट एग्जांपल अगर हम देखें, लातूर जो कि महाराष्ट्र में है, वहां पे भी सूखा आया था। और वर्ल्ड में एक एग्जांपल देखें तो केप टाउन, केप टाउन कहाँ की कैपिटल है? केप टाउन जो है साउथ अफ्रीका का कैपिटल है। ये वर्ल्ड का पहला ओके, चलिए। तो जो तो जो इंडिया का 12.5% जो हिस्सा है, वो भूस्खलन वाला हो सकता है। तो भूस्खलन मोस्टली कहाँ देखने को मिलता है? ये माउंटेन रीजन में देखने को मिलता है। तो माउंटेन कहाँ पाए जाते हैं? या तो वेस्टर्न घाट में मिलते हैं, नॉर्थ ईस्ट हिमालय में मिलते हैं, या नॉर्दर्न हिमालय में मिलते हैं, नॉर्दर्न हिमालय में मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंडिया का 12.5% जो है, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। चलो, अब आगे चलते हैं। तो फॉरेस्ट फायर हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको नहीं कवर करेंगे। आ, फायर भी नहीं है। फ्लड देख लेते हैं, साइक्लोन भी नहीं है। तो फ्लड देखें, तो इंडिया का जो 12% लैंड है, वहां पे फ्लड आने की संभावनाएं हैं। तो पहला तो ये वाला रीजन हो गया, गंगा यमुना दोआब रीजन हो गया। और कुछ कुछ साउथ में भी बाढ़ आती है। ठीक है, बेसिकली तेलंगाना, कावेरी रिवर जो हो गई, ये हमारा इन जगहों पे, कावेरी कृष्णा इन रिवरों में भी आता है। तो पेनिनसुलर रिवर की भी वजह से होता है, बाढ़ आती है, या फिर हिमालयन रिवर की वजह से होता है। तो हिमालयन रिवर में गंगा यमुना मेनली ये है, चंबल में भी आती है। ठीक है। तो फ्लड जोन ऑफ इंडिया ये हो हमारे, ये एग्जाम में आप बना के आ जाना। एग्जाम्पल कौन सा दे सकते हो? उत्तराखंड 2013, चेन्नई 2015, केरला 2024 में, और मुंबई 2005 में बहुत ही भयंकर बाढ़ आई हुई थी। अब इसी फ्लड में अगर यही फ्लड अर्बन एरिया में होने लगे, यानी शहरी क्षेत्र में होने लगे, तो इसको अर्बन फ्लड बोलेंगे। तो बाई 2030 40% जो अर्बन एरिया है इंडिया का, वो अर्बन फ्लडिंग के लिए प्रोन हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि जो मेजर सिटीज हैं, जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं, उनकी जितने भी वाटर वाटर बॉडीज हैं, जैसे पोखरा, तालाब, जितने भी हैं, वो नेचुरल स्पॉन्ज की तरह बिहेव करते हैं। नेचुरल स्पॉन्ज का मतलब ये है कि अगर पानी ज्यादा हुआ, तो पानी अपने में सोख लेते हैं। ठीक है। तो पानी शहरों में नहीं बहता, वो पोखरों में चला जाता है। तो ये क्या हुआ कि जो उतने पोखरे हैं, 70 से 80% उनको पाट के उनका कब्जा कर लिया गया। तो जब वेटलैंड का लॉस हो जाएगा, अर्बन वेटलैंड्स का लॉस हो जाएगा, तो वो पानी पोखरों में न जाके कहाँ जाएगा? शहर में घूमेगा। इसलिए अर्बन फ्लडिंग की समस्या बढ़ चुकी है। चलिए, अब एक एक करके क्या करते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक में सबसे पहले अगर हम कॉन्सेप्ट देखें, तो अर्थक्वेक में दो तीन कॉन्सेप्ट होते हैं। तो जो हमारा ये अर्थ था, जो हमारा ये अर्थ था, उस अर्थ में मान लो ये इंडिया का हमने इतना पोर्शन देखा। तो इंडिया का अगर मैं लैंड देखूंगा, तो दो तरह का लैंड है। एक तो सरफेस है, इस सरफेस के नीचे मान लो 100 100 किलोमीटर नीचे, तो क्या होगा? ये अंडर द अर्थ है। एक सरफेस ऑफ द अर्थ और अंडर द अर्थ। तो
जो हमारा अर्थक्वेक होता है, जो भूकंप होता है, तो फोकस, एक एक शब्द आता है फोकस, एक आता है एपिसेंटर। ठीक है। तो जो सरफेस होता है, ये जो है सरफेस पे हम रहते हैं, तो यहाँ पे हम बिल्डिंग बनाते हैं, यहाँ पे हम अलग अलग हाउसेस बनाते हैं। और जो सरफेस के नीचे डीप डाउन फोकस होता है, यानी यहाँ पे क्या होता है, ये जो फॉल्ट लाइन है यानी भ्रंश रेखा जो है, ये क्या कर रही है, ये मान लो इधर की तरफ आई, तो ये इधर की तरफ जा रही है, तो ये कौन सा बाउंड्री हो गया, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का एग्जांपल हो गया। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री प्लेट का एग्जांपल हो गया जो अभी हमने देखा था। तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री प्लेट की वजह से क्या होगा, घर्षण होगा। तो भ्रंश रेखा पे क्या होगा, घर्षण होगा, फ्रिक्शन होगा। तो जब फ्रिक्शन होगा तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। जब एनर्जी नीचे से रिलीज होगी, ये देखो ये बाहर की तरफ जा रही है, ये एनर्जी बाहर की तरफ जा रही है। तो ये जब बाहर की तरफ जाएगी तो जो इसके जस्ट ऊपर 90 डिग्री पे, इस फोकस के 90 डिग्री पे जो पॉइंट रहता है उसको बोलते हैं एपी सेंटर, यानी यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रभाव आता है। तो अगर हम बात करें अर्थक्वेक का, जो मेजर पॉइंट है वो है फोकस। अब फोकस पे 90 डिग्री तुम ऊपर जाओगे, फोकस के 90 डिग्री तुम ऊपर जाओगे तो जो सतह पे पॉइंट होगा उसको बोलते हैं एपी सेंटर। ठीक। और ये जो तरंगे जो हमारी मूव कर रही हैं चारों दिशा में 360, इसको बोलते हैं सिस्मिक वेव्स या भूकंपीय तरंगे। ठीक है। और ये जो प्लेट्स थी, ये जो आपस में ये प्लेट्स थी, इसको हम बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट। तो ये हो गया हमारा अर्थक्वेक का मेजर मेजर टर्म, और ये डायग्राम एग्जाम में आप बना के आइएगा। ठीक है। तो कौन कौन सा टर्म हमने देखा, पहला हमने देखा कि अर्थक्वेक जो होता है, अर्थक्वेक जो होता है इसका जो कॉज होता है, जो इसका कारण होता है, वो मेनली जो कारण होता है वो डीप डाउन अंडर द अंडर सरफेस, अंडर सरफेस एक पॉइंट होता है, और एक एबव सरफेस पॉइंट होता है, एबव सरफेस पॉइंट होता है। जो अंडर सरफेस पॉइंट होता है उसको बोलते हैं फोकस, और जो एबव सरफेस पॉइंट होता है उसको बोलते हैं एपी सेंटर। ठीक। और जो हमारा इन दोनों को मिला के पॉइंट होता है वो होता है प्लेट टेक्टोनिक्स। तो प्लेट टेक्टोनिक्स से बन के अर्थ बना हुआ है। तो प्लेट टेक्टोनिक में मान लो दरार आ गई, या भ्रंश पैदा हो गया, फॉल्ट पैदा हो गया, तो ये जो भ्रंश जो होंगे ये क्या करेंगे, घर्षण करेंगे। जब ये घर्षण करेंगे तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। जब एनर्जी रिलीज होगी तो ये किस फॉर्म में जाएंगे, वेव्स के फॉर्म में जाएंगे। और इन्हीं वेव्स को हम लोग क्या बोल देंगे, सिस्मिक वेव, भूकंपीय तरंगे, सिस्मिक वेव्स। तो ये 360 डिग्री रेडिएट आउट करती हैं। ठीक है। मान लो ये फोकस था, इधर भी जाएगा, इधर भी निकलेगा, इधर भी निकलेगा, इधर भी निकलेगा, इधर भी निकलेगा और इधर भी निकलेगा, तो ये सिस्मिक वेव हो। तो फोकस, फोकस कहाँ है, अंदर पॉइंट पे है, और उसका प्रभाव जो जमीन पे जो प्रभाव दिखता है इस अर्थक्वेक, इस भूकंप का, वो उसको बोलते हैं एपिसेंटर। ठीक है। तो फोकस, एपिसेंटर, सिस्मिक वेव, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट, ये सारे टर्म अच्छे से क्लियर हो गए हमारे। ठीक। चलो। तो अर्थक्वेक में होता क्या है, अचानक इसमें क्या होगा, जो पूरा अर्थ का सरफेस है वो हिलने लगेगा। और ये हिलता क्यों है, क्योंकि जो ऊर्जा दबी हुई थी प्लेट टेक्टोनिक पे, जब उसमें घर्षण हुआ, जब वो एक दूसरे को घर्षण करेंगे तो वहां से ऊर्जा निकलेगी। और ये जो घर्षण होता है बेसिकली फाल्ट रेखाओं पे यानी भ्रंश रेखाओं पर ही होता है। ठीक। तो इससे रिलीज ऑफ एनर्जी होगी, रिलीज ऑफ एनर्जी होगी तो सडन सेकिंग होगी, सडन सेकिंग मतलब अचानक से हिलने लगेगा, और मूवमेंट होगी तो नुकसान होगा। इसका कॉज क्या है, जो टेक्टोनिक प्लेट हैं वो गतिमान है, वो हिल चल रहे हैं लगातार, उसकी वजह से पहला ये कारण हो जाएगा। दूसरा क्या है कि कई बार हमारा जो पृथ्वी है, जो हमारी ये पृथ्वी है, तो यहाँ से फोकस से निकल रहा था, तो कई बार अर्थक्वेक फोकस की वजह से हो रहा। और दूसरा दूसरा क्या हो सकता है कि ये जो एस्थेनोस्फेयर है, यहाँ से ज्वाला, जो हमारा मैग्मा है, जो एस्थेनोस्फेयर का मैग्मा है, वो निकलने लगे यानी वोल्केनो, इसकी भी वजह से क्या होगा, एनर्जी निकलेगी, एनर्जी एनर्जी इरप्शन होगा, एनर्जी निकलेगी। जब एनर्जी इरप्शन होगा तो वेव्स बनेंगी, और यही वेव्स जब अर्थक्वेक जनरेट करवा देंगी। जब अर्थक्वेक हो जाएगा तो इसको हम बोलेंगे, यानी टेक्टोनिक प्लेट के मूव करने से या ज्वालामुखी के भी होने से हमारा अर्थक्वेक आता है। तो इन दोनों में कोरिलेशन है। फिर फॉल्ट में मूवमेंट या फ्रैक्चर आने की वजह से भी, दरारें या भ्रंश आने की वजह से भी अर्थक्वेक होता है। फिर कई बार हम माइनिंग करते हैं, जब माइनिंग करते हैं मान लो कोयला में, तो बड़े बड़े बम करते हैं, तो इतना ज्यादा तीव्र होता है
ये जो ब्लास्ट होते हैं कि उससे हमारी एनर्जी निकलती है। तो जब एनर्जी निकलती है तो छोटा मोटा भूकंप के झटके हमको देखने को मिलते हैं। तो माइनिंग ब्लास्ट में क्या होंगे, माइनर अर्थक्वेक अर्थक्वेक हमको देखने को मिलेंगे। और जो ये चीजें हैं, यहाँ से हमें मेजर अर्थक्वेक देखने को मिलेगा। मेजर और माइनर में क्या अंतर है? मेजर अर्थक्वेक वो होता है जहाँ पे रिश्टर स्केल में मान लो 7-8 की स्केल पे हो रहा है। माइनर स्केल क्या होता है, 1-2 रिश्टर स्केल या 1-2-3 के इसमें। ये क्या होता है, 5-6-7-8, इस रिश्टर स्केल पे जो होगा उसको बोलेंगे मेजर अर्थक्वेक। इम्पैक्ट क्या है? तो पहली बात, जीवन जीवन की हानि और चोटें लगेंगी। ठीक है, बुनियादी ढांचे का विनाश होगा, आर्थिक हानि होगी। भाई बिल्डिंग अगर टूट गई तो फिर से बनानी पड़ेगी, तो फिर पैसा खर्च होगा, तो आर्थिक हानि हो रही है। भूस्खलन, तो जब अर्थक्वेक आता है तो पहाड़ों में अगर अर्थक्वेक आ गया है, अगर माउंटेन है वहां पे, इस माउंटेन में मान लो अर्थक्वेक आ गया या वोल्केनो आ गया, वोल्केनो आया तो उससे अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक आया तो उससे लैंडस्लाइड आ जाएगा। ठीक है, उसको भूस्खलन बोलेंगे। ठीक। और अगर अर्थक्वेक, अगर मेरा अर्थक्वेक, अगर यही अर्थक्वेक हमारा अगर प्लेन में आ रहा है तो अर्थक्वेक कहला रहा है, माउंटेन में आ रहा है तो क्या हो रहा है, ये अर्थक्वेक लैंडस्लाइड करवा दे रहा है। और यही अर्थक्वेक अगर समुद्र के नीचे आ रहा है, यही अर्थक्वेक समुद्र के नीचे आ रहा है तो इसकी वजह से सुनामी हो जाएगा। तो सुनामी इज नथिंग बट अंडरग्राउंड ओशन वाटर अर्थक्वेक। या कई बार क्या होता है कि ओशन में लैंडस्लाइड आ जाते हैं, ओशन वाटर के नीचे, तो लैंडस्लाइड की वजह से भी सुनामी हो जाएगा। ठीक है, लैंडस्लाइड हो गया ओशन के नीचे तो सुनामी हो जाएगा। अर्थक्वेक हो गया ओशन के नीचे तो हो जाएगा। या वोल्केनो, ज्वालामुखी अगर फट गई ओशन के नीचे तो भी सुनामी हो जाएगा। तो सुनामी के 3 रीजन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने अर्थक्वेक देख लिया, अच्छे से समझ लिया। अब मल्टी हैजार्ड नेचर समझ लेते हैं कि अगर वोल्केनो हुआ, अगर वोल्केनो हुआ तो एनर्जी निकलेगी, एनर्जी बर्स्ट होगा तो अर्थक्वेक होगा। अगर ये अर्थक्वेक अंडर अंडर ओशन हुआ, अगर अंडर ओशन हुआ तो सुनामी आएगी। सुनामी की वजह से क्या होगा, पानी जो होगा समुद्र का वो शहरों में जाएगा, यानी शहरों या जो भी कोस्टल एरिया रहेगा तो वहां पे फ्लडिंग हो जाएगी। ठीक। और यही अर्थक्वेक अगर माउंटेन में आया, अगर यही अर्थक्वेक माउंटेन पहाड़ी क्षेत्रों में आया तो वहां पे लैंडस्लाइड की समस्या हमको देखने को मिलेगी। तो क्या देखा, देखो पूरा सिलेबस हमारा यहाँ पे कवर हो जा रहा है। तो ज्वालामुखी करोगे, एनर्जी निकलेगी, एनर्जी निकलेगी तो अर्थक्वेक होगा। अब ये अर्थक्वेक हो कहाँ रहा है, देखो अगर ओशन में हो रहा है तो सुनामी होगा, सुनामी की वजह से फ्लड होगा। अगर ये माउंटेन में हो रहा है तो इस माउंटेन की वजह से लैंडस्लाइड आएगी। ठीक है, तो ये कोरिलेशन होता है अलग अलग जो भी आपदाएं हैं। तो कोई आपदा अकेले नहीं आती, एक आपदा से कई चीजें आती हैं। जैसे फ्लड आ गया तो मलेरिया होगा। ठीक, अगर ढेर सारा पानी शहर में आ गया तो मलेरिया एक नई आपदा आ जाएगी। डेंगू नई आपदा आ जाएगी। कॉलरा, टाइफाइड, हर तरह की बीमारियां आ जाती हैं। ये मल्टी हैजार्ड नेचर, इसको पहचानने की जरूरत है। और जो प्लानिंग या पॉलिसी मेकिंग जब हम करते हैं तो वी नीड टू टेक दिस इनटू अकाउंट कि मल्टी हैजार्ड नेचर ऑफ डिजास्टर। थोड़ा देखो नेटवर्क इशू आ रहा है तो मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। तो अर्थक्वेक, अर्थक्वेक अगर ओशन के नीचे आएगा तो सुनामी। ठीक है, सुनामी, सुनामी की वजह से फ्लडिंग। अगर यही अर्थक्वेक हमारा माउंटेन्स में हो रहा है, अगर ये अर्थक्वेक हमारा माउंटेन में हो रहा है तो लैंडस्लाइड होगी, फ्लडिंग होगी, तो उसकी वजह से डेंगू और कॉलरा जैसी बीमारियां भी हमको देखने को मिलती हैं। चलिए, तो ये हमने देख लिया। फिर यहाँ पे हमने क्या देखा था, यहाँ पे हमने अच्छे से पढ़ा फोकस क्या है, एपिसेंटर क्या है, ठीक, टेक्टोनिक प्लेट क्या है, फॉल्ट लाइन क्या है, सिस्मिक वेव क्या है। तो ये सारी चीजें हमने अच्छे से कवर कर ली। फिर रेमेडियल मेजर्स की अगर
हम बात करें रेमेडियल मेजर्स में, तो हमें अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनानी चाहिए, भूकंप रोधी भवन बनाने चाहिए, हमें ऐसी बिल्डिंग कोड बनाने चाहिए जो कि मैंडेटरी हो, और जब भी घर बने तो वो 5-6 जो भी भूकंप आता है रिश्टर स्केल पे उसको वो सह सके। और जो लैंड यूज है उसको, यानी जहाँ जहाँ पे मान लो कि भूकंप के झटके आने की संभावना ज्यादा तीव्र है, तो वहां पे घर हम ना बनाए, वहां रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स ना बनाए, वहां हॉस्पिटल ना बनाए, तो इसको बोलते हैं लैंड यूज प्लानिंग। अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है, ये अगर हम दे देंगे तो वहां पे लोग क्या होंगे, अवेयर रहेंगे और पहले ही भाग जाएंगे। ठीक है, तो ये अर्थक्वेक हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो सुनामी क्या होता है। तो सुनामी जो होता है, इसके लिए हम एक थोड़ा सा वीडियो देखते हैं पहले। जस्ट अ मिनट। ये देखो 2004 में सुनामी आया था। Jesus Christ, look at अगर आप that. देखोगे तो बहुत ही तेजी के साथ ये समुद्र की लहरें आ रही है, लगभग मुझको लगता है 20 से 30 फीट पे। I know, I can see it. That wave is a good 15, 20 feet tall. Easy. ये देखिए, ये पूरा थाईलैंड के डिस्ट्रिक्ट कोस्टा सिटी से पूरे दूर पे। Get in, get in, get in! ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम एक चीज देखें, तो जो जापान में सुनामी आया था, Unseen footage of यहाँ पे पहले Japan पानी tsunami कम होगा, यानी scary. पानी It was रिसीड a करेगा। normal day until the देखिए अभी water पानी बहुत starts ज्यादा to है यहाँ pull पे, back to a significant depth. The water pulls back 300 feet 300 in फीट पानी seconds, जो है and the पहले guests began to खिंच worry जाता है about a अंदर की तरफ, potential mega फिर इसके बाद tsunami. पानी की लहर This बहुत तेजी के footage साथ is आएगी। from a local seafood अभी देखो ये नाव restaurant, and जितने it हैं ये सब catches पानी the के अंदर है। monster wave that hits the coast of Japan. The water starts to pull back quickly. Wait for it. देखो पानी पूरा सूख गया है, अब ये सारे जहाज हिल भी नहीं रहे, पूरा पानी सूख गया है। अब इसके बाद जैसे अभी इसके पहले वाले वीडियो में देखा था, फिर वो पानी बैक आता है। ठीक है, चलो, तो ये है सुनामी का एक मोटा मोटा क्या होता है। तो सुनामी में दो स्टेजेस होती हैं, पहले सुनामी हम समझ लेते हैं। तो सुनामी में क्या होता है, सपोज करो ये हमारा इंडिया था। ठीक है, ये ईस्टर्न एरिया था, और यहाँ पे ये क्या है, बे ऑफ बंगाल है। ठीक, सपोज करो यहाँ इस पानी के नीचे दो प्लेट्स लगी हुई हैं। ठीक, अब यहाँ पे इस प्लेट्स में क्या हो सकता है कि अगर ये टकरार, अगर मान लो ये इधर मूव कर रही है, ये इधर मूव कर रही है, तो क्या होगा, अर्थक्वेक आएगा। पहली पॉसिबिलिटी अर्थक्वेक आएगा। तो जब अर्थक्वेक आएगा तो यहाँ पे एनर्जी निकलेगी, यहाँ पे एनर्जी निकलेगी, और ये पानी क्या होगा, ये बाहर की तरफ जाएगा एनर्जी एनर्जी के साथ, और ये इंडिया के कोस्टल साइड्स पे अटैक पानी आ जाएगा। एक तो सुनामी अर्थक्वेक की वजह से आ गया। दूसरा क्या हो सकता है, ये जो प्लेट्स हैं, ये प्लेट ये जो प्लेट है ये इसके नीचे चली जाए। ठीक है, और ये इसके नीचे चला जाए, तो होगा क्या, पहले ये पानी ढेर जल्दी से इसके नीचे आ जाएगा। जो जो तुमने देखा दूसरा वाला वीडियो, उसमें देख रहे हो पानी पहले नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब ये प्लेट एक दूसरे के नीचे जाएंगे तो इसको बोलेंगे लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड अंडर ओशन। अगर लैंडस्लाइड अंडर ओशन हुआ तो जमीन का कुछ पार्ट नीचे आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, समुद्र का पानी भर जाएगा, और उसके बाद एनर्जी फिर से ये रिवर्ट बैक करके ये वापस यहाँ पे अब लहर के फॉर्म में आएगा। यानी पहले पानी अंदर गया, जमीन के अंदर गया, और उसके बाद पलट के फिर ये यहाँ से फिर से पलट के वापस निकलेगा। पहले समझ गए। तो जब भी लैंडस्लाइड आएगा तो एक गड्ढा बनेगा, उस गड्ढे में पानी जाएगा, फिर ये गड्ढा रिवर्ट बैक करेगा, फिर लैंडस्लाइड, फिर ये जो पानी का प्रेशर है ये फिर से रिवर्ट बैक करेगा। तो अर्थक्वेक की वजह से लैंडस्लाइड आ सकता है, लैंड सॉरी अर्थक्वेक की वजह से सुनामी आ सकता है, लैंडस्लाइड की वजह से आ सकता है। तीसरा रीजन क्या हो सकता है कि मान लो ये प्लेट्स थी और इसके नीचे एस्थेनोस्फेयर है, यानी ज्वाला है, यहाँ पे मैग्मा है। क्या है, मैग्मा या लावा है। अब ये मैग्मा या लावा ये क्या कर रहा है, ये इधर से निकल रहा है। जब ये निकलेगा तो ये जो इसके ऊपर पानी है, तो ये पानी क्या करेगा, इस पे फोर्स लगाएगा। जब ये फोर्स लगाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक वेव बन के आएगी जो कि इस पे
अटैक करेगी। हमारे जो कोस्टल एरिया है वहां पे पानी का बहुत तेजी के साथ, बहुत फोर्स के साथ वो पानी आएगा, जो कि हमने वीडियो में देखा था ध्यान से। चलिए, तो ये हमने मैकेनिज्म समझा। तो क्या क्या समझे कि पानी समुद्र के नीचे या तो अर्थक्वेक आ जाए, या तो लैंडस्लाइड आ जाए, या तो ज्वालामुखी आ जाए। इसकी वजह से वाटर का जो वॉल्यूम है बहुत तेजी से शिफ्ट होता है। पहले पानी आएगा वापस, ठीक है, पहले पानी कम होगा कोस्टल एरिया में, इसके बाद बहुत तेजी से एक ओशन वेव आएगी, जो हमने अभी वीडियो में देखा था। इसी ओशन वेव को हम लोग बोलते हैं सुनामी। और जब सुनामी आती है, जापान की सुनामी जब आई थी, तो वहां पे पूरा जो कोस्टल एरिया, वहां पे बाढ़ आ जाती है, और बहुत तेजी से आती है, इसलिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हो जाता है। तो सुनामी क्या है? सुनामी जो है, समुद्र की बड़ी लहरों की एक श्रृंखला होती है, जो समुद्र के नीचे भूकंप, ज्वालामुखी या भूस्खलन के कारण पानी की विशाल मात्रा के विस्थापन की वजह से होती है। यानी सीरीज ऑफ इट्स सीरीज ऑफ ओशन वेव्स caused by the displacement of large volume of water due to the factor of earthquake, volcano और लैंडस्लाइड। तो ये क्या हो गया? ये कॉज हो गया। इफेक्ट क्या हुआ? तो पहले अर्थक्वेक, वोल्केनो या लैंडस्लाइड होगा। इसकी वजह से वाटर में शिफ्ट आएगा। वाटर में शिफ्ट जब आएगा, तो पहले वाटर क्या करेगा? रिसीड करेगा। पहले वाटर कम होगा, फिर वाटर रिसीड फॉलोड बाय वाटर वेव, ह्यूज वाटर वेव्स, एंड दिस ह्यूज वाटर वेव इज टर्म्ड एज सुनामी। सुनामी, ठीक है। तो इसके कॉजेज क्या हो गए? पहला तो क्या हो गया? अर्थक्वेक हो गया, समुद्र के नीचे भूकंप हो गया। फिर ज्वालामुखी हो गई, यानी वोल्केनो हो गया। तीसरा भूस्खलन हो गया। ठीक है, ये तीन मेजर रीजन्स है। ये चौथा वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो, प्रभाव क्या है भाई? इतनी तेजी से अगर आएगा तो जो भी तटीय आबादी है, वहां पे जान माल का नुकसान होगा। फिर जो भी समुद्री और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है, उस वो नष्ट हो जाएगा पूरी की पूरी तरह। मेराइन कोस्टल इकोसिस्टम का नुकसान होगा। ठीक है। फिर हेल्थ हैजर्ड्स आएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो कोस्टल फ्लडिंग हुई, अब यहाँ पे डिफरेंट तरह की बीमारियां उत्पन्न होंगी। तो जल जनित वाटर बॉर्न डिजीजेज ढेर सारे होंगे। टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, ये सारी चीजें। और जो जब भी इतना तेजी के साथ पानी आएगा, उसकी वजह से इकोनॉमिक लॉस होगा। क्यों? अब तुम मछली मारने नहीं जा पाओगे। ठीक है, और जितनी भी वहां बिल्डिंग्स रहेंगी वो पूरी टूट जाएंगी। और डर के मारे लोग टूरिज्म में भी नहीं आएंगे, तो पर्यटन का भी नुकसान होगा। तो इस तरह से बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो अब देखो, यहाँ पे इस डायग्राम में हम समझते हैं। देखो, यहाँ पे हम रहते ये तट है। इस तट पे हम रहते हैं, ये हमारा घर है, ये मान लो बीच है, यहाँ पे हम रहते हैं। अब ये देख रहे होगे, ये जो पूरा है नीचे, अब यहाँ पे वाटर कम है। वाटर, ये तट है तो वाटर लेस है, और यहाँ पे क्या है? वाटर ज्यादा है। अब ये एबव द वाटर है, और ये बिलो द वाटर है। इस बिलो द वाटर पे मान लो यहाँ पे भूकंप आ गया, तो ये क्या करेगा? देखो, सर्किल बन रहा है, ऐसे बना, ये बना, ये बना, ठीक है, ये बना। अब ये वेव्स देखो बनती जा रही है, ये वेव्स बनती जा रही है, और ये जब अटैक करेंगे, इसी को सुनामी बोलते हैं। ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस हो गया सुनामी का। मैंने इससे भी इजी वे में बता दिया। तो पहले टेक्टोनिक मूवमेंट्स होंगी। टेक्टोनिक मूवमेंट तीन तरह से हो सकती है। पहला अर्थक्वेक, दूसरा लैंडस्लाइड, तीसरा वोल्केनो। ये चीजें होंगी, तो उससे क्या होगा? बिल्डअप होगा, बिल्ड होगा, वेव्स बिल्डअप होगा। फिर ये वेव्स क्या करेंगी? ट्रेवल करेंगी। जब ये ट्रेवल करेंगी, फिर ये अप्रोच करेंगी हमारा कोस्ट लाइन के पास, कोस्ट लाइन की तरफ जाएंगी, और फिर ये इम्पैक्ट करेंगी, फिर पूरा ही तबाह कर देंगी। ठीक है, जो हमारा कोस्टल एरिया है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जापान की सुनामी। उड़ीसा में भी हुआ था। जापान, उड़ीसा, चेन्नई और अंडमान निकोबार। तो 2004 में जब आया था, तो पूरा नुकसान बहुत ही ज्यादा हुआ था। ठीक है। अब सुनामी इसी तरह से देखो, सुनामी आती है। ये हमारा मान लो कोस्टल सिटी है कोई, इतनी तेज लहर आएगी कि पूरा का पूरा, ये देखो थाईलैंड का एरिया है, ये पूरा जो एरिया है, ये सारे होटल्स डूब गए और टूट गए। पानी बहुत तेजी के साथ शहर में घुस गया, 40-50 किलोमीटर तक पानी घुस गया। तो बहुत बढ़िया नुकसान हुआ था। ठीक है, ये लहरों की हाइट देख रहे हो कितनी ज्यादा है। तो ये कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर इसको सुधार नहीं पाएगा। तो रेमेडियल मेजर्स क्या है? रेमेडियल मेजर ये है
कि जो हमारा कोस्टल एरिया था, यहाँ पे ढेर सारा मैंग्रोव लगा दो। जब मैंग्रोव रहेगा तो जब भी पानी आएगा तो तुम देखोगे बंगाल में इफेक्ट कम पड़ा था, क्योंकि वहां मैंग्रोव की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो वहां पे कौन सा मैंग्रोव फॉरेस्ट है, उसको बोलते हैं सुंदरबन। तो इस तरह से ये हो गया हमारा सुनामी। ठीक है, चलो, जस्ट अ मिनट। अब कौन कौन से उपाय हम कर सकते हैं? पहला तो ये है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम हम जनरेट करें, मतलब उसके सुनामी के आने से पहले ही हम पूर्व चेतावनी दे दें। सिस्मिक सेंसर्स लगा दें, ठीक है, समुद्र में, इंडिया ने किया हुआ है। ठीक, तो सेंसर्स का उपयोग करें। और कोस्टल जोन मैनेजमेंट, यानी वहां पे कंस्ट्रक्शन ना करें जहां पे सुनामी आने की संभावना है। अगर वहां पे बिल्डिंग रहेगी ही नहीं तो नुकसान होगा नहीं। तो कोस्टल जोन रेगुलेशन जो है, CJDR रेगुलेशन, उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से करें। CJDR रेगुलेशन ऑफ 2019, इन रेगुलेशन का अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस तो हमें करनी ही पड़ेगी, और रिस्पांस प्लान हमेशा होना चाहिए। इसके बाद जब डिजास्टर आ ही गया तो पोस्ट डिजास्टर रीबिल्डिंग और रिजिलियंस बनाने की कोशिश हमें करनी चाहिए। रिजिलियंस क्या होता है, रीबिल्डिंग क्या होती है, ये मैंने आपको क्लास के अंदर अच्छे से डिटेल में समझाया था, सारे टर्म। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सुनामी कवर होता है। अब देखते हैं बाढ़। बाढ़ क्या होता है? तो बाढ़, और पहले ड्राउट समझ लो, फ्लड वर्सेस ड्राउट। तो फ्लड क्या होता है? बाढ़, इसको हिंदी में बाढ़ बोलते हैं। ड्राउट को क्या बोलते हैं? सूखा। इसका मतलब वाटर के टर्म में अगर हम बात करें, वाटर के टर्म में अगर हम बात करें, तो बाढ़ में क्या होगा? एक्सेस वाटर होगा। क्या होगा? एक्सेस वाटर। ड्राउट में क्या होगा? डेफिसिट ऑफ वाटर। यानी फ्लड एंड ड्राउट आर एग्जैक्टली अपोजिट। ऑलराइट। तो यहाँ पे होता है, इसका कारण क्या हो सकता है? होता क्या है? ओवरफ्लो ऑफ वाटर, सिंपल सी डेफिनेशन है। क्यों होता है? कॉजेज क्या है? ज्यादा, बहुत ज्यादा रेनफॉल हो जाए, या डैम जो है टूट जाए कोई। ठीक है, फिर इसमें या तो हम इसको और अच्छे से अगर करें तो कॉजेज ऑफ बाढ़ के कारण को, तो पहला कारण क्या हो सकता है? नेचुरल कॉजेज हो सकता है, प्राकृतिक कारणों की वजह से, या मानव जनित हो सकता है। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा? अत्यधिक वर्षा हो जाए, नदी का ओवरफ्लो होने की वजह से हो जाए, बादल फट जाए, तो भी बादल जब फटेगा तो एक्सेस वाटर रिलीज होगा, एक्सेस वाटर रिलीज होगा, एंड देन फ्लडिंग हो जाएगी। या फिर हिमनद जो होते हैं, हिमनद क्या होता है? जैसे पहाड़ों पे बड़ी बड़ी झीलें होती हैं, जैसे अगर आप लोग नैनीताल गए होंगे तो वहां पे देखो, नैनीताल तो वहां पे पचासों हजारों झीलें हैं। अगर वो झील ही फट जाए तो नीचे के एरिया में क्या हो जाएगा? पूरा बाढ़ आ जाएगा, जैसा कि उत्तराखंड 2013 में हुआ था। वहां पे जो ऊपर ग्लेशियर लेक था, जो भी एक नैनीताल टाइप का जो बड़े बड़े लेक्स होते हैं वहां था, ऊपर से वो लेक फट गया और नीचे जितने लोग डाउन स्ट्रीम में थे, वहां पे बहुत तेजी, बहुत स्पीड के साथ बाढ़ आ गई। ठीक है। या फिर क्या होगा? चक्रवात या तूफान आ जाए, चक्रवात तूफान आएगा तो क्या होगा? रेनफॉल, रेनफॉल होगा। जब ये रेनफॉल होगा, लेस टाइम में हाई रेनफॉल, लेस टाइम में हाई रेनफॉल, तो ड्रेनेज क्या होगा? ड्रेनेज नहीं हो पाएगा, तो इम्प्रॉपर ड्रेनेज हो जाएगा। जब ड्रेनेज नहीं हो पाएगा तो बाढ़ आ जाएगा। पानी बह नहीं पाएगा जब, तो पानी जमा होने लगेगा। जब पानी जमा होगा तो उसी को हम क्या बोल देंगे? बाढ़ बोल देंगे। ठीक है। मैनमेड में क्या हो जाएगा? वनों की जब कटाई कर दोगे तो अगर ये वन रहते तो वो जड़ जो है उस पानी को रोक लेते, सोख लेते। ठीक है। लेकिन जब आपने वन ही काट दिए, पेड़ ही नहीं है, तो अब क्या होगा? पानी बहुत फ्री फ्लो, बहुत तेजी के साथ जाएगा सॉइल इरोजन करते हुए। या तो आपका जो शहरी जल निकासी है वो बहुत ही गड़बड़ है, तब फ्लड आएगा। और जो फ्लड प्लेन्स हैं, जैसे पोखरे तालाब थे, उनको आपने इंक्रोच कर लिया, तो पानी तो अब क्या करेगा? कहीं तो इकट्ठा हो ही नहीं सकता ना। अब तो शहर में घूमेगा तो फ्लड आएगा। या तो अचानक से डैम फेल हो जाए, बांध अगर टूट जाए, तो जो डैम में पानी आपने इकट्ठा किया था वो एक साथ क्या होगा? रसिन करेगा। जब वो रसिन करेगा, देन हमारा ये प्रॉब्लम, फ्लड वाली प्रॉब्लम आएगी। फ्लड का इम्पैक्ट क्या होगा? सेम भाई, की जीवन की हानि होगी, लोगों का विस्थापन होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, वाटर बॉर्न डिजीजेस होंगी। ठीक है, वही सेम चीजें। ठीक है। मान लो यहाँ पे, अभी इसको डायग्राम से देखते हैं, ये रेनफॉल हो रहा है, यहाँ पे रेनफॉल हो रहा है। ये देखो, ये रेनफॉल हमारा यहाँ पे हुआ। अब ये पानी बह रहा है। ठीक। अब ये हमारा डैम था बड़ा सा,
अब डैम ने भी पानी रिलीज कर दिया तो पानी इधर से भी आ गया, पानी इधर से भी आ गया, ठीक है। अब ये पहाड़ था, पहाड़ पे भी बारिश हो गई, और यहाँ पे स्लोप था तो वाट ग्रेविटी के ग्रेडियंट पे पानी आने लगा, ठीक है। तो देखो पानी यहां से भी आ रहा है, यहां से भी आ गया, ठीक है। डैम ने रिलीज कर दिया और रेनफॉल भी हो गया। तो ये जो पूरा एरिया है, ये जो हमारा पूरा एरिया है, अब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगा, पानी का जमा होने लगेगा, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जब बहुत देखो ऐतिहासिक रूप से पानी बरस जाए, हिस्टोरिक रेनफॉल हो जाए, तो पानी क्या होगा, बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, और हम बाढ़ की समस्या से ग्रसित हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, इम्पैक्ट हमने देख ही लिया सब, ठीक है। ओके। तो सॉइल मृदा अपरदन होगा, ठीक है, सॉइल इरोजन होगा, क्रॉप का डिस्ट्रक्शन होगा, जितने खेत होंगे वो पूरा बाढ़ प्रभावित हो जाएंगे, जो गाय भैंस रहेंगी अगर वो पानी में फंस गई तो उनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। चलो, अब इसको कंट्रोल कैसे करें, तो इसको तीन तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, आंसर भी आप ऐसे ही लिखिएगा। पहला तो स्ट्रक्चरल मेजर्स क्या क्या कर सकते हैं, दूसरा नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स क्या क्या कर सकते हैं, और तीसरा फ्लड हो जाने के बाद क्या क्या कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चरल मेजर में हम डैम और रिजर्वायर ज्यादा ज्यादा बनाएं, बांध और जलाशय का निर्माण करें, तटबंध और बंध बनाएं, लेवीज और इम्बैंकमेंट्स, ठीक है, लेवीज और इम्बैंकमेंट, और वर्षा जल का ज्यादा से ज्यादा संचयन करें, यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम ज्यादा से ज्यादा करें, तो ये समस्या दूर की जा सकती है। 3 पॉइंट इसमें लिख दीजिएगा। नॉन स्ट्रक्चरल में क्या है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करने की जरूरत है, ठीक है। पूर्व चेतावनी प्रणाली अगर जितनी सुदृढ़ रहेगी हमारी, उतनी जल्दी हम बता देंगे और वहां से लोग निकल जाएंगे। फ्लड जोनिंग करने की जरूरत है, मतलब जो भी फ्लड जहाँ पे ज्यादा आने की संभावना है, जैसे नदी के किनारे फ्लड जल्दी आएगा एज कम्पेयर टू ऊंची जगहों पे, ठीक है। लैंड यूज प्लानिंग जितनी अच्छी करेंगे तो यानी हमें फ्लड फ्लड एरिया में खेती नहीं बहुत ज्यादा करनी है, हमें वहाँ रेजिडेंशियल बिल्डिंग नहीं बनाना है, हमको वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लगानी है, तो उससे क्या होगा, हम हम जान माल के खतरे को बचा सकते हैं। फ्लड जब फ्लड जब बीत जाएगा उसके बाद हमको रिहेबिलिटेट करना चाहिए, पुनर्वास और राहत शिविर पे फोकस करना चाहिए, स्वास्थ्य और स्वच्छता उपाय भी करने चाहिए। और इंश्योरेंस अगर हमारे पास है तो मान लो जो कमाने वाला मेंबर है उसकी डेथ हो जाती है, तो ऐसे परिवारों की आर्थिक मदद पॉसिबल हो पाएगी, इसलिए हमें इंश्योरेंस पे भी फोकस करना चाहिए। इंश्योरेंस मतलब यहाँ पे डिजास्टर इंश्योरेंस की बात हो रही, टर्म लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। चलिए, अब आते हैं ड्राउट पे। तो ड्राउट क्या होता है, फ्लड का ठीक अपोजिट। तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत ही लो लो रेनफॉल हो जाएगा, तो पानी का शॉर्टेज हो जाएगा। इसमें मेन मेन कौन से रीजंस है पानी का शॉर्टेज, यानी कारण, कारण क्या क्या है, मानसून हो ही ना, ठीक है, मानसून का फेलियर हो जाए, मानसून का असफल होना, ठीक है। फिर जलवायु परिवर्तन और वैश्विक उष्मीकरण, यानी ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या होगा, जो हमारा रेनफॉल का पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा। वनों की कटाई यानी डिफॉरेस्टेशन, भूजल का अत्यधिक दोहन यानी ग्राउंड वाटर का एक्सेस यूज, ठीक है। ये मैंने आपको डिटेल में समझाया था लेक्चर 1 में। जल प्रबंधन और सिंचाई प्रणालियों को की कमजोर व्यवस्था, यानी अगर मान लो इसको मतलब क्या हुआ, फ्लड इरिगेशन हम कर रहे हैं, तो फ्लड इरिगेशन जब करोगे तो वाटर का लॉस बहुत होगा, वाटर का लॉस बहुत होगा, जब वाटर का लॉस बहुत होगा तो पानी की समस्या गर्मी के दिनों में देखने को मिलेगी, तो हमें फ्लड इरिगेशन से माइक्रो इरिगेशन की तरफ मूव करने की जरूरत है। और ये सजेशन मिहिर शाह कमेटी ने भी दी थी, इसको किसने बोला था, मिहिर शाह कमेटी ने, ठीक है। चलो, एल नीनो भी होता है, एल नीनो आप अब इसको समझाने के लिए बहुत टाइम लगेगा, उतना जरूरत नहीं है हमें, तो बस एग्जाम में अगर ये याद कर सकते हो तो ठीक है, कि एल नीनो की भी वजह से ड्राउट आता है। तो इम्पैक्ट क्या होगा इसका, ठीक है, इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे। पहली चीज वही वही हमें क्रॉप फेलियर हो जाएगा, तो फसल का नष्ट होगा, तो खाद्य संकट यानी फूड सिक्योरिटी पे भी खतरा आएगा, ठीक है। फूड सिक्योरिटी पे भी खतरा आएगा। फिर जो पीने का पानी है उसकी कमी हो जाएगी, पशुधन की मृत्यु हो जाएगी, लाइव स्टॉक गाय भैंस बकरी ये सब मरेंगी, और पलायन की समस्या बढ़ जाएगी, माइग्रेशन बढ़ जाएगा, आर्थिक हानि होगी काफी ज्यादा, उससे क्या होगा, गरीबी बहुत तेजी से बढ़ेगी, और भूमि का क्षरण होगा, यानी लैंड डिग्रेडेशन होगा और डिजर्टिफिकेशन होगा ड्यू टू ड्राउट, क्योंकि पानी ही नहीं है, तो भूमि का क्षरण यानी लैंड डिग्रेडेशन होना स्वाभाविक है, ठीक है। तो देखो जो ग्रीन पेड़ थे यहाँ पे, जो ग्रीन पेड़ थे वो सूख गए,
क्योंकि अब पानी है ही नहीं। पानी नहीं रहेगा, सूखा पड़ जाएगा। जब सूखा पड़ जाएगा तो हमारे पेड़ सूखने लगेंगे। जब पेड़ सूख जाएंगे तो आदमी भी सूख जाएंगे। सूखने का मतलब डेथ होने लगेगी। ठीक है। चलो, तो क्या क्या रेमेडियल मेजर्स है, निवारण के उपाय क्या है अगर हमको सूखे से बचना है तो सबसे पहली चीज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संचयन हमें करना होगा। सूखा रोधी फसलें लगानी पड़ेंगी, कि अगर जैसे हमने राइस लगा दिया, अब राइस की जगह हमें श्री अन्न लगाना चाहिए। श्री अन्न क्या होता है? श्री अन्न, श्री अन्न क्या होता है? ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, सोरगम हो गया। ये सब क्या है? पानी कम लेते हैं। तो हमको राइस, वीट कम उगाना चाहिए, शुगर केन कम उगाना चाहिए। ठीक है। तो क्यों? क्योंकि ये वाटर गजलर्स होते हैं। वाटर गजलर, वाटर गजलर का मतलब होता है ऐसे क्रॉप्स जो पानी बहुत ज्यादा लेते हैं। वाटर गजलर क्रॉप्स ये क्या है? वाटर एफिशिएंट क्रॉप्स है। ये कम पानी में भी उग जाते हैं, वाटर एफिशिएंट क्रॉप्स। ठीक है। तो वाटर, अब इसमें वाटर से डेवलपमेंट, चेक डैम बना दो, ग्राउंड वाटर रिचार्ज टेक्निक करो, यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रमोट करो। ठीक है। अर्ली वार्निंग सिस्टम जनरेट करो, ड्रॉट रिलीफ प्रोग्राम करो। ठीक है। इससे क्या होगा कि जो हमारी समस्याएं हैं इससे रिलेटेड, सूखे से रिलेटेड, वो सब सॉल्व हो जाएंगी। अब आते हैं लैंडस्लाइड पे। तो देखो, लैंडस्लाइड जो होता है उसको बोलते हैं भूस्खलन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, ये ग्रेविटी के ही प्रेजेंस में होगा। ठीक है। तो यानी मान लो ये पहाड़ था, अब यहाँ पे अ, मिट्टी है पूरी, तो यहाँ पे मान लो सबडक्शन हो गया। सबडक्शन मतलब ये जमीन खिसक गई नीचे। तो ये क्या होगा? अब यहाँ पे जी लग रहा है ना, जी मतलब ग्रेविटेशन फील्ड। तो ये क्या होगा? ये मिट्टी का यहाँ से इधर की तरफ मूव होने लगेगा। तो जब मूव करेगा तो इसको बोल देंगे सोर्स। ठीक। और ये क्या होगा? डिपोजिशनल एरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिपोजिशनल एरिया। पहले इसको समझ लेते हैं। देखो, ये क्या है? सोर्स एरिया है। यहाँ पे थोड़ा सा स्खलन हुआ और ये पूरा ट्रैक होते हुए यहाँ पे आया, तो ये जो, इसको बोल देंगे ट्रैक, मेन ट्रैक। और यहाँ पे जो है इकट्ठा हो गया। ये जो इकट्ठा हुआ इसको बोलते हैं डिपोजिशनल एरिया। ठीक। तो पहले होता क्या है, जो हमारा सोर्स एरिया है वहां पे क्रैक्स डेवलप होना शुरू करते हैं। फिर स्कार्प होता है। स्कार्प मतलब वहां पे जमीन सबडक्ट कर जाती है। सबडक्ट मतलब हटने लगती है। तो देखो यहाँ पे ये क्रैक डेवलप हुआ, ये पूरा क्रैक डेवलप हुआ यहाँ पे ये। अब ये स्कार्प जनरेट होने लगा। तो ये क्या होगा? पानी, देखो ये जो पेड़ थे वो गिर गए हैं, घर जो है ये गिर गया है, तो लैंडस्लाइड धीरे 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 होके यहाँ पे इकट्ठा होने लगेगा। और यहाँ पे क्या है? ग्रेविटी, यानी स्लोप ग्रेडियंट है। स्लोप ग्रेडियंट है तो क्या होगा? विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स ये ऊपर से नीचे की तरफ जाने लगेंगे। तुम देखो ये क्या है? ढलान है। इस ढलान में ऊपर से नीचे की तरफ जाने लगेंगे। तो ढलान, ढलान हमें टोपोग्राफी कहाँ मिलेगी? माउंटेन्स में देखने को मिलेगी। ठीक है। तो लैंडस्लाइड हमने ये समझ लिया अच्छे से। इसके दो कारण हो सकते हैं, नेचुरल कारण और मानव जनित कारण। तो पहला क्या होगा? अत्यधिक वर्षा हो जाए। जब अत्यधिक वर्षा हो जाएगी तो पानी क्या होगा? मान लो यहाँ पे अत्यधिक वर्षा होने लगी, सपोज करो, तो यहाँ पे ही ऊपर ज्यादा हो रही है, यहाँ पे नहीं हो रही है, यहाँ पे कम हो रही है, यहाँ पे कम हो रही है, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा होगी। तो जब एक साथ पानी आएगा तो ये क्या करेगा? अपने साथ कुछ मिट्टी भी तो ले जाएगा, तो ये लैंडस्लाइड हो जाएगी। ठीक है। इसको भूस्खलन बोल देंगे। या फिर यहाँ पे कोई मूवमेंट हो गई अंदर, तो ये क्या हो जाएगा? फोकस। और इसका एपी ऊपर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एपी सेंटर। जब हिलेगा तो ये मिट्टी क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा। तो या तो वर्षा बहुत ज्यादा हो जाए, या अर्थक्वेक आ जाए, या ज्वालामुखी फट जाए, या स्नो मेल्ट कर जाए। स्नो मेल्ट मान लो कि यहाँ पे खूब ढेर सारा, यहाँ पे इस पहाड़ के टॉप पे बहुत ज्यादा क्या था? बर्फ था। अब ये धूप होने शुरू हुई, ये धूप होनी शुरू हुई तो यहाँ से अचानक से ढेर सारा पानी आने लगा। जब मेल्ट होगी तो पानी आएगा। जब पानी आएगा तो यहाँ पे जो मिट्टी है वो साथ में लेके जाएगा। तो स्नो मेल्ट हो सकता है, वोल्केनिक इरप्शन हो सकता है, ज्वालामुखी हो सकती है, और स्टीप स्लोप, यानी अगर ये प्लेन एरिया में अगर होगा तो नहीं होगा, लेकिन जितना ज्यादा हम स्लोप बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा हम स्लोप बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा हम स्लोप बढ़ाएंगे, उतना ज्यादा भूस्खलन की संभावना और उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ह्यूमन इंड्यूस यानी मानव जनित कारण क्या हो सकते हैं? कि हमने वन तो काट दिए। अगर यहाँ पे ढेर सारे पेड़ रहेंगे, मान लो ढेर सारे ऐसे पेड़ हैं, तो ये पेड़ क्या करेंगे? इनके जड़ जो हैं ये मिट्टी को
बहुत ही जकड़ के रखेंगे। जब पेड़ ही कट जाएंगे तो वो कैसे जकड़ के रखेगा? वनों की कटाई की वजह से भी जो लैंडस्लाइड है वो बढ़ जाता है। जो कंस्ट्रक्शन हमने किया वो अनप्लान्ड किया, अर्बनाइजेशन। अब यहाँ पे तुम जाके घर बना दोगे, यहाँ पे कॉलोनी बना दोगे, तो जब लैंडस्लाइड आएगा तो लोगों की तो डेथ होगी ही ना। ठीक है। उसी तरह जब हम रोड बिल्डिंग बनाते हैं तो बिना स्लोप स्टेबलाइजेशन के, यानी बिना ढलान स्थिरीकरण के सड़क का निर्माण कर देते हैं, उसकी वजह से भी लैंडस्लाइड की संभावना बढ़ जाती है। इम्पैक्ट सेम रहेगा, जो बाकी में इम्पैक्ट है वही इसमें भी इम्पैक्ट रहेगा। इसको आप पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा, तो सेम चीज होगी। तो ये हो गया प्रोसेस। एग्जाम में ये डायग्राम आप बना के आइएगा, और डायग्राम में बता दीजिएगा सोर्स एरिया क्या है, मेन ट्रैक क्या है। ठीक है, सोर्स एरिया क्या है, मेन ट्रैक क्या है, और डिपोजिशनल एरिया क्या होती है। फिर ग्रोन क्रैक बोलते हैं स्कार्प और स्लाइडिंग सरफेस। चलो, रेमेडियल मेजर क्या है? तो पहला पहला तो ये हो गया कि इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस क्या दे सकते हैं। ठीक है, आप इंजीनियर बनोगे। प्लानिंग और रेगुलेशन में क्या चेंजेस कर सकते हैं, और अवेयरनेस और प्रिपेयर्डनेस में हम क्या चीजें चेंज लाने की हमें जरूरत है। तो पहला हो जाएगा कि हम वॉल्स बना दें। ठीक है, दीवारों का निर्माण अगर कर देंगे तो क्या होगा, मिट्टी नहीं आएगी। स्लोप को स्टेबलाइज कर दें, यानी ढलान अगर बहुत स्टीप है तो उसको थोड़ा सा कम कर दें। जल निकासी का प्रबंधन अच्छे से कर दें, और समोच्च बंधन और टेरेसिंग, ये दो चीज अगर अच्छे से हम कर दें तो हमारा काफी कायदे से चीजें हो जाएंगी। अब प्लानिंग और रेगुलेशन की अगर हम बात करें, वल्नरेबल जोन में कंस्ट्रक्शन को रोकने की जरूरत है। लैंड यूज प्लानिंग अच्छे से करने की जरूरत है। ऐसी जगह है जहां पे लैंडस्लाइड आ सकता है, वहां पे घर ना बनाने दे, उन प्रोजेक्ट को मंजूरी ना दे। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन करने की जरूरत है। कोई भी प्रोजेक्ट अप्रूवल अगर हो रहा है, किसी भी प्रोजेक्ट अप्रूवल के पहले किसी भी प्रोजेक्ट अप्रूवल के पहले EIA, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, रोबस्ट होने की जरूरत है। और हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम यानी पूर्व चेतावनी प्रणाली को बहुत ही अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। और समय समय पे हमको डिजास्टर ड्रिल यानी अभ्यास जो है करते रहना चाहिए। इससे पॉपुलेशन सेंसिटाइज रहती है। चलो, अब हमारे पास जो टॉपिक बचा है वो है थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म क्या होता है? इस नाम में ही क्या है, स्टॉर्म। तो ये एक लोकल स्टॉर्म होता है, यानी हवा का झोंका। एक हवा का झोंका होता है जहाँ पे बहुत तेजी से हवा भी चलती है साथ में, और बिजली भी कड़कती है। ठीक है। और जबकि लाइटनिंग जो होती है ये थंडर स्टॉर्म का ही पार्ट होती है। यानी थंडर स्टॉर्म इज अ बिग सबसेट, एंड लाइटनिंग इज अ सबसेट ऑफ थंडर स्टॉर्म। तो लाइटनिंग में क्या होता है कि जो चार्जेज होते हैं ना, अपोजिट चार्जेज, वो आपस में कोलाइड करते हैं। इसकी वजह से ब्राइट फ्लैश होता है, यानी बिजली कड़कने जिसको बोलते हैं। तो पहले इसको समझ लेते हैं। देखो ये है, ये सपोज करो ये हमारा कोल्ड एयर आ रहा है लेफ्ट से, और इधर से हमारा वार्म एयर आ रहा है। तो पहली बात क्या होती है कि वार्म एयर जो होता है ये हमेशा ऊपर की तरफ मूव करता है। वार्म एयर मूव्स अपवर्ड। और जो कोल्ड एयर होती है भारी होती है, तो ये हमेशा डाउनवर्ड जाती है, तो मूव्स डाउनवर्ड्स। तो यानी ये ऊपर से नीचे की तरफ आती है, और वार्म एयर जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। अब यहाँ पे जो जब ये मिलेंगे, कूल प्लस वार्म, कूल प्लस वार्म मिलेंगे ना, तो ये जो हवा का एक मास है, यानी इसको हम एयर मास बोल देंगे। इसको हम क्या बोल देंगे, कोल्ड एयर मास। इसको बोल देंगे वार्म एयर मास, वार्म एयर मास। ये जब मिलेंगे कूल और वार्म, तो मॉइस्चर भी लेके रहेंगे, और इसके पास अपने चार्जेस भी होते हैं। जब चार्ज आपस में कोलाइड करेंगे तो क्या होगा, लाइटनिंग होगी। क्या होगी, लाइटनिंग। ठीक है, बिजली कड़केगी। ठीक है। तो बहुत और यहाँ पे जो जब वार्म और यही जो हवा है, यही जब मिलती है तो क्या बनता है, यानी ढेर सारा एयर अगर मिल गया मॉइस्चर के साथ, तो ये किस चीज का निर्माण कराते हैं, प्लस सॉलिड पार्टिकल। ये अगर मिल जाते हैं तो क्लाउड का निर्माण कराते हैं। तो जब भी थंडरस्टॉर्म बनेगा तो वहां पे जो क्लाउड बनेगा उस क्लाउड को बोलते हैं कुमुलो निम्बस क्लाउड। कुमुलो निम्बस क्लाउड। ठीक है। और फिर ये दोनों जब मिलेंगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा ऐसे। ठीक है, ये ऊपर की तरफ देखिए ओवरऑल। तो यहाँ पे फिर ढेर सारा पानी बरसेगा। जब पानी बरसेगा, ठीक है, तो थंडर स्टॉर्म का स्ट्रक्चर हमको समझ में आ गया। ये इधर से स्टॉर्म मोशन कर रहा है। ठीक।
और इधर से हमारा वार्म कर रहा है। तो कूल एयर वार्म एयर मिलके मॉइस्चर अपना लेके और चार्जेस को लेके लाइटनिंग इसी वजह से हो रही है। तो देखो लाइटनिंग क्यों हुई, ध्यान से देखिए। इस पिक्चर में जो हमारा विंड है ऊपर, ये पॉजिटिवली चार्ज है, मान लो ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। अब यहाँ पे निगेटिवली चार्ज वाले भी नीचे से आ रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, पॉजिटिव और निगेटिव मिलेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, लाइटनिंग होगी। क्या होगी, लाइटनिंग, यानी बिजली कड़कने वाला फिनोमेना होगा। ठीक। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं ये ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है। और जो निगेटिव चार्ज होते हैं ये नीचे की तरफ आते हैं। तो जब ये ऊपर और नीचे की तरफ मूवमेंट करेंगे तो क्या होगा, ये कहीं तो कहीं मिलेंगे, जहां पे ये मिलेंगे वहां पे लाइटनिंग यानी बिजली कड़केगी, वहां पे बिजली कड़केगी। तो ये डायग्राम आप एग्जाम में बना के आइएगा। ठीक। और प्रोसेस बता दीजिएगा कि कौन कौन सा प्रोसेस अपवर्ड हो रहा है और कौन सा प्रोसेस डाउनवर्ड हो रहा है। ठीक, कौन सी चीजें ऊपर जा रही हैं, कौन सी चीजें नीचे आ रही है। ठीक है, तो सेम चीज हो जाएगी। अब चलिए देखते हैं। अब तो यहाँ पे कॉजेज क्या है, सबसे पहली बात जो क्लाउड बना, ये क्लाउड बना कैसे, ये क्लाउड बना दो अलग अलग एयर मास है जहाँ पे मॉइस्चर और हमारा चार्ज भी है। उस क्लाउड को बोलते हैं कुमुलो निम्बस, बादलों का निर्माण। ठीक है। फिर राइजिंग वार्म एयर, वार्म एंड मॉइस्ट एयर और कोल्ड एयर। ठीक, ये जब आपस में मिलते हैं, जब ये आपस में मिलते हैं तो थंडर स्टॉर्म का निर्माण करते हैं। और ये जब आपस में मिलेंगे तो फ्रिक्शन भी होगा और कोलिजन भी होगा, यानी आपसी घर्षण भी होगा, टकराव भी होगा। फिर जब ये घर्षण टकराव होगा तो पृथक्करण होगा, किस चीज का, जो अपोजिट चार्जेज हैं, जो चार्जेज हैं पॉजिटिव अलग हो जाएगा, निगेटिव अलग हो जाएगा, धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों का पृथक्करण हो जाएगा। फिर इफेक्ट सेम चीज होगी, इफेक्ट ठीक है, वही सारी चीजें, जान माल का नुकसान, ये सब चीजें वही रिपीट होंगी, तो इसको करने की जरूरत नहीं है। चलिए, रेमेडियल मेजर्स में क्या है, जब भी बिजली कड़के या तूफान आए, कभी भी ओपन फील्ड में या टॉल ट्री के नीचे नहीं होना चाहिए। तो आंधी के समय कभी भी खुले मैदानों और ऊंचे पेड़ों से हमेशा दूरी बनाए रहनी चाहिए। जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं वहां पे लाइटनिंग अरेस्टर मतलब लोहे की छड़ ऐसे ऊंची लगा दो बिल्डिंग के ऊपर, और इसको तार से जो है, ये जो जमीन है उसमें इसको अर्थिंग दे दो, ताकि जब भी अगर बिजली गिरे इस बिल्डिंग पे आने जाए तो वो बिजली पे ना गिर के इस लोहे के माध्यम से नीचे चली जाए जमीन में। ठीक है, इसको बोलते हैं लाइटनिंग अरेस्टर। लाइटनिंग अरेस्टर, ओपन फील्ड में ना जाओ, टाल ट्री के पास ना जाओ, लाइटनिंग अरेस्टर का यूज करो, घर के अंदर रहो, और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज उस समय बंद कर देनी चाहिए। ठीक है, ये हो जाएगा रेमेडियल मेजर्स, उपाय। अब लास्ट जो है कोविड 19 पैंडेमिक, इसको हमें देखना है एज ए केस स्टडी। कोविड 19 पैंडेमिक एज केस स्टडी ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एफर्ट। तो कोविड 19 जब हुआ था तो ये पहला तो इसका नेचर था ग्लोबल था, यानी वैश्विक लेवल पे ये हुआ था, केवल इंडिया में नहीं हुआ था, हर जगह हुआ था। और ये मल्टी डायमेंशनल था। मल्टी डायमेंशनल मतलब हेल्थ, पूरा हॉस्पिटल कोलैप्स कर गया था, लोगों की जॉब चली गई थी, इकोनॉमिक भी था, लोग गरीब हो गए थे तो सोशल इश्यूज भी था, लोग अकेले रह रहे थे क्योंकि लॉकडाउन था तो साइकोलॉजिकल इश्यूज भी आ गए थे। तो कोविड 19 जो है ये डिक्लेयर किसके द्वारा किया गया था, डब्ल्यूएचओ के द्वारा किया गया था, और ये मल्टी डायमेंशनल डिजास्टर था और ग्लोबल पब्लिक हेल्थ, ग्लोबल ग्लोबल था। नेचर ऑफ डिजास्टर की अगर हम बात करें तो इसको डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत इसको बायोलॉजिकल डिजास्टर कहा गया, यानी जैविक आपदा, जैविक आपदा कहा गया। किस रूल के नियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में इसका वर्णन जैविक आपदा के रूप में किया गया। इसमें क्या क्या एफर्ट्स किए गए, आपदा प्रबंधन में कौन कौन से प्रयास किए गए। पहली चीज, लॉकडाउन लगाया गया, आरोग्य सेतु ऐप से जो है कांटेक्ट ट्रेसिंग की गई कि कौन किससे मिला है तो उसको आने की संभावना, उसको होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो पहला तो स्टेप था प्रिपेयर्डनेस एंड प्लानिंग, तैयारी और योजना। लॉकडाउन किया गया, आरोग्य सेतु ऐप से कांटेक्ट ट्रेसिंग की गई। रिस्पॉन्स क्या किया गया, हॉस्पिटल्स को की कैपेसिटी बढ़ाई गई, ऑक्सीजन सिलेंडर्स और बाकी चीजें पहुंचाई गई ताकि जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम थी वो टैकल की जा सके। फिर रिकवरी में क्या क्या किया गया, पीएम केयर्स फंड बनाया गया और इकोनॉमिक स्टिमुलस दिया गया, यानी आर्थिक प्रोत्साहन दिया गया। इसमें एक स्कीम चली उस समय, आत्मनिर्भर भारत पैकेज। इसके तहत बहुत ही सस्ते सस्ते लोन और अनाज, फ्री का अनाज का वितरण भी किया गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में, जो कि आज भी चलता है। ठीक है, इसकी वजह से लोग जो है कम से कम
जिए हैं, ठीक है। लोगों की नौकरी चली गई, पैसा ही नहीं था, तो वो अनाज खरीदने तक का पैसा नहीं था। इसलिए गवर्नमेंट ने रिकवरी में ये सारी चीजें की। मिटिगेशन क्या है? मिटिगेशन में यानी न्यूनीकरण में क्या क्या किया गया? कोविन प्लेटफॉर्म बनाया गया, ठीक है। मास्क मास्क प्रमोट किया गया, सोशल डिस्टेंसिंग प्रमोट की गई, और बिहेवियर में चेंज लाने के लिए भी चीजें की गई। क्या चैलेंजेस थे मेजर? मेजर चैलेंजेस में जो था वो मिस इन्फॉर्मेशन, यानी अफवाहें और वैक्सीन को लेके गलत गलत अफवाहें फैलाई गई थी, इसलिए लोग शुरू में वैक्सीन नहीं लगवाना चाह रहे थे। क्या हमने सीखा इससे? इससे सीखने में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज सीखी कि हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको और सुदृढ़ करने की जरूरत है। और जो गवर्नेंस है वो लोकल, यानी जो हमारा पीआरआई सिस्टम है यानी पंचायती राज सिस्टम है, और जो हमारा अर्बन लोकल बॉडीज है उनको और स्ट्रेंथन करना चाहिए, उनको और पावर देना चाहिए, उनको और फंड देना चाहिए, और उनको और फंक्शन देना चाहिए। 3F: फंड, फंक्शन और फंक्शनरीज। फंड, फंक्शन और फंक्शनरीज देना चाहिए। तो जितनी ये स्ट्रांग रहेंगे उतना इजिली इस तरह के डिजास्टर हम अच्छे से टैकल कर पाएंगे। ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम ये सवाल आता है तो इसको हम लास्ट में कंक्लूड कैसे करोगे एग्जाम में, कि कोविड 19 जो पैंडेमिक था, ये यहाँ पे हमको वी मस्ट अडॉप्ट अ मल्टी सेक्टोरल, क्योंकि अलग अलग इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल, साइकोलॉजिकल सेक्टर में भी हमें जरूरत थी। वी मस्ट अडॉप्ट अ मल्टी सेक्टोरल, टेक्नोलॉजी ड्रिवन और ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच होना चाहिए। ह्यूमन सेंट्रिक का मतलब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चलाया, इनकम दिया आपने, ठीक है, उनको अनाज दिया तो वो भूखे नहीं मरे। टेक्नोलॉजी ड्रिवन का मतलब कोविन प्लेटफॉर्म यूज किया आपने, आरोग्य सेतु ऐप यूज किया। तो आप टेक्नोलॉजी का यूज ज्यादा से ज्यादा करो, मल्टी सेक्टर्स में काम करो। एजुकेशन में भी काम करना पड़ेगा क्योंकि लोगों का एजुकेशन भी बाधित हुआ था। तो इस तरह से कंक्लूड कर दोगे तो हो जाएगा। तो हमने चैप्टर 4 में जो ज्योग्राफी रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पे अच्छे से कंप्लीट किया, ठीक है। और यहाँ से हमारा ज्योग्राफी रिलेटेड कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, और पूरा सिलेबस हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। चैप्टर 5 अगर मुझे टाइम मिलेगा, जो कि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं चैप्टर 5 पे एक रिवीजन वीडियो बना दूंगा। अदरवाइज उसको आप क्लास नोट से ही पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है। थैंक यू, टेक केयर।